सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस कलअदम करार दिया है। अहम फैसला सामने आया है। जस्टिस काजी फायज ईसा केस का अहम फैसला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया। ये रेफरेंस कलअदम करार दे दिया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा केस के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुताल्लिक समाअत हुई और आज 11 बजे ये समाअत मुकम्मल हुई। उसके बाद ये फैसला किया गया था कि 4 बजे इसका ऐलान किया जाएगा। 4 बजे आज ये फैसला सामने आया है कि जो रेफरेंस दायर किया गया था उसे कलअदम करार दिया जाए। रेफरेंस कल अदम करार दे दिया गया है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी मौजूद हैं। उनसे इस तमाम तर मामले पर बात करते हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, ताज़ा तरीन अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने ये फैसला सुना दिया है और सदारती रेफरेंस जो कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ दायर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये रेफरेंस कल अदम करार दे दिया है और इस वक्त मुख्तसर फैसला सुनाने का सिलसिला जारी है सुप्रीम कोर्ट में। और इस वक्त की जो मालूमात आई हैं उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सदर मुमलिकत की जानिब से जो मंजूर शुदा जो एक रेफरेंस था उसको बाज़ाब्ता तौर पर। सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। हमारे नुमाइंदा हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, क्या अपडेट है आपके पास? बराए मेहरबान हुसैन अहमद से इस तमाम तर मामले पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस कल अदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस कल अदम करार दे दिया है। अहम केस का फैसला आज सामने आया है। जस्टिस काजी फायज ईसा केस का ये मामला है। इससे पहले मुख्तलिफ मौके पर समाअत होती रही। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेंगे। हुसैन अहमद, सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस कल अदम करार दे दिया है। जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मंजूर कर ली है और सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। और मुख्तसर फैसला फुल कोर्ट के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुनाया है। 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच पर मुश्तमिल जो है ये फैसला है और तफसीली फैसला जो है वो बाद में जारी किया जाएगा। मुख्तसर फैसला जो है जो कि चंद लम्हों में जो है वो सुनाया गया है और सिर्फ ये बताया गया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा की जो दरख्वास्त थी उसे मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस जो है वो कलअदम करार दिया गया है। ये मुख्तसर फैसला जो है वो अदालत की जानिब से सुनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से जो 10 रुकनी बेंच जो पर मुश्तमिल ये फैसला सुनाया गया है और तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई है, इससे पहले हमने 11:30 बजे देखा था कि जब समाअत मुकम्मल हुई थी तो अदालत की जानिब से रिमार्क्स आए थे कि 4 बजे दोबारा बेंच आएगा, मुशावरत करके आएंगे। और उस वक्त ही जो है वो ये इम्कान लग रहा था कि आज मुख्तसर जो फैसला है वो सुना दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट रूम नंबर 1 है वो खचाखच जो है वो भर गया था। अटार्नी जनरल खालिद जावेद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। शहजाद अकबर मामनी खसूसी बराए आज़म वो भी कमरे अदालत में मौजूद थे। फिरोग नसीम जो कि हुकूमती वकील थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और मुख्तसर फैसला सुनाते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस कलअदम करार दे दिया है। और मुख्तसर फैसला जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल कोर्ट ने सुनाया। तफसीली फैसला जो है वो कुछ देर बाद ही जो है वो जारी कर दिया जाएगा। ताहम इस वक्त मुख्तसर फैसला जो सामने आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कलअदम करार दिया है और जो काजी फायज ईसा की दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस के खिलाफ उसे मंजूर कर लिया है। जी सही। हुसैन अहमद हमारे साथ रहिएगा। सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस कल अदम करार दे दिया है, अब आइंदा इस केस को किस रुख पर जाते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, अभी जब तक ये मजीद इस फैसले की तफसीलात सामने नहीं आती ये कुछ कहना तो कबल अज़ वक्त है। लेकिन लग ये रहा है कि जिस तरीके के साथ ये चीज़ें सामने आई हैं कि जो हद जदाद से मुतल्लिक जो फर्दर कार्रवाई होनी है उसके लिए अलग अलग शायद नोटिस जारी किया जाए। FBI को इस हवाले से ये मैंडेट दिया गया है कि वो 7 दिन के अंदर नोटिस जारी करेगी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि 7 अगस्त 2019 को जस्टिस काजी फायज ईसा ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इस अपनी एक सेपरेट दरख्वास्त के जरिए से इसको चैलेंज किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, इस रेफरेंस की कार्रवाई को। अब अल्टीमेटली इसको कलअदम तो करार दिया गया है, लेकिन अब जो हतमी कार्रवाई है वो उस बात का भी इंतजार करना होगा कि FBI अपने कानून के मुताबिक इससे मुतल्लिक क्या कार्रवाई करती है, उसका क्या उसकी फाइंडिंग्स होती हैं, तो वो उस पर यकीनी तौर पर। सही। सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ निज़ामी साहब ने। आरिफ निज़ामी साहब, फैसला कल अदम करार दे दिया गया है, ये रेफरेंस कल अदम करार दे दिया गया है। FBI अहलिया को 7 दिन के अंदर नोटिस जारी करे, इस पर क्या कहेंगे? ये मामला खत्म हो गया और
یہ بہت حکومت کے منہ پر ایک تماچا پڑا کہ انہوں نے بڑے یعنی جو نالائکی روایتی ہے طور پہ اس کا مظاہرہ کیا. یہ لیگلی جو ساؤنڈ نہیں بنتا تھا، اور جو وہ شہزاد اکبر صاحب وہ جو کام کرتے ہیں وہ الٹ کرتے ہیں. وہ ARU کی بھی جو لیگل حیثیت ہے، کورٹ اور بھی جو ڈیٹیلڈ فیصلے میں چیزیں لے کے آئے گی. تو یہاں اس ریفرنس کی جو کارروائی تھی اس سے یہ تو واضح ہو گیا تھا کہ یہاں قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ آن ٹرائل نہیں ہے، بلکہ حکومت آن ٹرائل ہے اور اس کے اہلکار. اور ایسا ہی ہوا، اور حکومت کوئی شواہد ہی نہیں پیش کر سکے. اور آخری کیل جو تھا اس ریفرنس میں وہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہلیہ انہوں نے جو کل بیان دیا عدالت میں، اس کے بعد تو کوئی ریفرنس کی کوئی کسی فرم گراؤنڈ پہ ٹھہرنے کی گنجائش نہیں رہی. اب اگر FBI ان کی تحقیقات کرے گا تو انہوں نے تو سارا کچھ کچا چٹا باہر بیان کر دیا. اب وہ انتقامی کارروائی اگر کرنی چاہیے، کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن یہ نہیں سمجھ آئی کہ ایک بلوچستان کے ایک جج جو جس کے والد صاحب جو ہیں مسلم لیگ کے بانیوں میں سے ہیں وہاں پہ بلوچستان میں، ان کے ساتھ صرف اس لیے سلوک کیا جا رہا ہے کہ وہ 2023 میں چیف جسٹس نہ بن سکیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی منطق کہ یہ آؤٹ آف دا وے کیوں گئی حکومت. اتنا تمام کیا گیا کہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی وزارت سے استعفیٰ دیا تاکہ وہ ایک کیس لڑ سکیں. اور ایک تو حکومت کی جو لیگل ٹیم ہے وہ ماشاءاللہ نیلے پہ دل ہے. اچھا عارف نظامی صاحب، مختلف مواقع پر ججز کے ریمارکس سامنے آتے رہے. سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس کس طرح سے تیار ہوا اور ریفرنس کا مواد کیسے اکٹھا ہوا، اس پر بھی بات کی جاتی رہی. FBI اہلیہ کو 7 دن کے اندر نوٹس جاری کرے. اب عدالت کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آیا ہے. اس تمام تر صورتحال میں اس کیس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حکومت اب کس طرح سے لے کر چل سکتی ہے؟ لیکن یہ حکومت تو اگر ان کی خواہش ہے کہ ہر قیمت پہ قاضی فائز عیسیٰ کو نکالنا ہے تو وہ تو اب مجھے کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے. اگر اہلیہ کے خلاف FBI کو پروسیڈ کرتی ہے تو قاضی فائز عیسیٰ کی بطور جج تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو بری ہو گئے ایک قسم کے. ماہر قانون اظہر صدیق صاحب نے میں جوائن کیا. اظہر صاحب کہیے گا، سپریم کورٹ نے اپنے مختصر فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کو خارج کر دیا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں منظرنامہ کیا بنتا دیکھتے ہیں آپ اس کیس سے متعلق؟ بہت شکریہ. میں پہلے عرض کرتا چلوں، یہ بلینکٹ امیونٹی نہیں ہے. رائڈرز ہیں، مثال کا جو اگر خارج کیا تو بدنیتی کی بنیاد پہ اس طرح خارج کیا کہ ٹیکس کے حوالے سے ڈیٹیلز اویلیبل نہیں تھی. موقع دیا تھا سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ یہ سارا معاملہ وہ لے جائیں متعلقہ FBI کے سامنے، لیکن نہیں ماننا تھا اور حکومت نے کہہ دیا تھا. میں 2 چیزیں بتاتا چلوں یہاں پر. میں نہیں سمجھتا کہ اگر تو بالکل قلم قرار دے کہ کسی طرح کی کارروائی کا نہ کہتے تو شاید پھر آرٹیکل 209 ریٹرنڈ ہو جب پوری پاکستان کے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی کی ڈرائیو چل رہی ہے اور بہت سوالیہ نشان پیدا ہوں گے. اور یہاں میں یہ بتاتا چلوں، میں جو کہ کل بھی میں جسٹس قاضی فائز صاحب کی اہلیہ کا بیان دیکھ رہا تھا، اس میں بہت ابہام ہے. میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دوں کہ یہ اگر تو یہ 2004 سے انہوں نے انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کی ہوتی، ہر سال انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنی تھی اور ان میں ڈکلیئر کرنا تھا. اب یہ چیزیں ساری جو انہوں نے 2018 کی ریٹرن دی ہے، اور ایگریکلچر آمدن اگر آپ کی ہو تو ایگریکلچر انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور وہ آمدن انکم ٹیکس کی ریٹرن میں ڈکلیئر کرنا پڑتی ہے. اس کو منی ٹریل کہتے ہیں. اور وہ پیسوں سے اگر آپ کو جائیداد خریدتے ہیں تو وہ یعنی انکم ٹیکس کی ریٹرنوں میں آتی تو ہے لیکن اس پہ ٹیکس نہیں لیا جاتا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اتنی آمدن ہے، کل وہ وائٹ آمدن کہلاتی ہے. تو یہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ FBI کے پاس یہ معاملہ جانا اور FBI میں وہ جسٹیفائی شاید نہ کر پائیں اور معاملہ پھر براہ راست رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس آئے گا. اور سپریم جوڈیشل کونسل کو اپنے کہیں اختیار موجود ہے کہ وہ اس کو ان کے خلاف باقاعدہ ریفرنس کی دوبارہ پروسیڈنگ میں کلیئر کر دوں کہ یہ ریفرنس ہمیشہ کے لیے کالعدم قرار نہیں ہوا ہے. یہ ریفرنس کے اوپر دوبارہ کسی وقت بھی FBI کی طرف سے جو بھی کنڈیشنلٹیز آئیں گی، جو بھی فیصلہ جات آئیں گے، اور وہ فیصلے میں وقت سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے اندر بہت رائڈرز ہیں، کیونکہ اگر یہ معاملہ اتنا کلیئر ہوتا تو پہلے دن ہی آ کر یہ سارا ثبوت جو ہے منی ٹریل کا آج جو بیٹھ کے کل آ کر جو دیا ہے کہ بہت پہلے دے دیتے، اور باقاعدہ ایک بدنیتی کا ایلیمنٹ جان کے بنایا گیا. کون لوگ ہیں، کیا لوگ ہیں، وہ تو وقت اور حالات اور واقعات
बता देंगे। कई वकला इस फैसले से मुत्तफिक नहीं है, जैसे मैं भी इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं इस फैसले से इख्तलाफ करता हूँ कि सही। ये मामला बाकायदा सुप्रीम कोर्ट अपने पास पेंडिंग रख सकती थी, FBI से बाकायदा सुप्रीम कोर्ट अपने पास ये मामला पेंडिंग रख सकती थी। सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन मोहित पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित पीरजादा साहब, जिस तरह से अजहर सिद्दीक साहब ने रोशनी डाली है कि कई वकला अभी इस फैसले से इत्तेफाक नहीं करते और सुप्रीम कोर्ट अपने पास ये अभी मामला रख सकती थी, FBI के हवाले कर दिया गया है, इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं आप? जी देखिए, इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, बहुत से पहलू हैं। एक पहलू तो दोबारा रीइंफोर्स हुआ है, वो ये है कि पाकिस्तान में सुपीरियर जुडिशरी जो है वो अपने जो लोग उनके हैं, जो लोग खुद सुपीरियर जुडिशरी को बिलोंग करते हैं, उनके खिलाफ कभी भी डिसिप्लिनरी कार्रवाई करने की कैपेसिटी जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी में नहीं पाई जाती। बिकॉज जब सदारती रेफरेंस इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ था, अब सारे ही हिस्टोरियन बात मानते हैं, वकला भी बात मानते हैं कि वो सदारती रेफरेंस जो 2007 में इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ था फॉर मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का और उनके बेटे के हवाले से, वो बिल्कुल सही था। फिर उसके बाद जब वो उस रेफरेंस पे भी उनको उसको सुना ही नहीं गया, उसका कुछ नहीं हुआ, और सब्सिक्वेंट हिस्ट्री ये साबित करती है कि इफ्तिखार चौधरी साहब की वो सारी अब्यूज ऑफ अथॉरिटी थी, उनके साहिबजादे भी बहुत अमीर हो गए मिस्टीरियस तरीके से, वो सब चीज़ें अपनी जगह ठीक थी। यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये वक्त पे तो शो की नहीं गई, 2012 और 15 के दरमियान की दी गई प्रॉपर्टीज हैं उस वक्त नहीं शो की गई हैं। फिर जो मिसेज हैं, क्या उनके पास अपने इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम थे, उसकी भी कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बुनियाद जो है बुनियादी तौर पे हुकूमत की, तो वो तो बड़ी सॉलिड फाउंडेशन पे नजर आती है, और उसको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रीट किया है उसमें तो एक यही एलिमेंट है कि डिसीजन है कोर्ट का। ये दुनिया में कहीं पर भी अगर एक डिसीजन का कोर्ट करेगी, अमेरिका में करेगी, हिंदुस्तान में करेगी, उसका इसी तरह से एक क्रिटिकल एवेल्यूएशन होगी कि क्या ये डिसीजन मंतिक और लॉजिक की कसौटी पे पूरा उतरता है। मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो यही लगता है कि जुडिशल क्लास जो है, बार्स और जुडिशल क्लास जो हैं, वो अपने खिलाफ किसी किस्म का डिसिप्लिन और जस्टिस के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं होने देते। हमने देखा कि लाहौर में वकला के बिखरे हुए क्राउड ने एक बहुत बड़ी मेडिकल फैसिलिटी पे हमला किया, उधम किया, दहशतगर्दी की। उसके बाद जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, कोई अदालत, कोई जुडिशल सिस्टम ने मूव नहीं किया। यहाँ पर भी उसी किस्म की सूरत हाल हमें नजर आ रही है, और उससे यही चीज पता चल रही है कि जज साहिबान जो हैं वो अब लॉ हैं पाकिस्तान के अंदर। का तो यही एक मैसेज निकल रहा है।